अवस्थाएं के देख लो। ये जो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। अंग्रेजी में ये जो विशेषण की अवस्थाएं, इनको क्या कहा जाता है? डिग्री। अंग्रेजी में हम विशेषण की अवस्थाओं को देखें तो क्या कहते हैं? डिग्री। और डिग्री कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ भी विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। और जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? हिंदी में अगर हम बात करें, जो पॉजिटिव डिग्री है उसको क्या कहा जाता है? मूल अवस्था। मूल अवस्था, मूल प्लस अवस्था। इसको देखें तो इसको क्या कहेंगे? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। थर्ड देखें तो थर्ड कौन सी है? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। अब देखो, ये जो 3 शब्द मैंने लिखे, जिनमें बात करूंगा मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगर इन 3 शब्दों में अगर मैं बात करूं, संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। विग्रह क्या होगा? मूल प्लस अवस्था, उत्तर प्लस अवस्था, उत्तम प्लस अवस्था। इनको मैंने मिला के लिखा है, संधि करके लिखा है, संधि हुए शब्द हैं। अगर इनमें बात करें संधि कौन सी है, तो तीनों ही शब्दों में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अब मूल अवस्था क्या होती है? जो विशेषण जिस अवस्था में होता है उसको हम क्या कहेंगे? मूल अवस्था। अगर किसी विशेषण के द्वारा दो वस्तुओं में, व्यक्तियों में तुलना की जाए, दो में जहां तुलना हो वहां कौन सी अवस्था हो जाएगी? जहां सब में तुलना हो कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर हम देखें, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जो मूल अवस्था होती है विशेषण की, जो डिग्री होती है उसमें हम क्या लगाते हैं? ई आर। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें क्या लगाते हैं? ई एस टी। अगर ई कहीं दे रखा होता है तो एस टी लगा देते हैं, तो ई एस टी प्रयोग होता है अंग्रेजी में। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? से, सबसे या फिर तम। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जिसको हम हिंदी में बोलें तो उत्तरावस्था, इस उत्तरावस्था में हिंदी में क्या करते हैं और अंग्रेजी में क्या करते हैं? अंग्रेजी में क्या लगाओगे? ई आर। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लगाते हैं? से या फिर तर। लेकिन जो से का प्रयोग होगा वो विशेषण से पहले होगा, तर का प्रयोग होगा वो विशेषण के बाद होगा। यही कंडीशन उत्तम अवस्था में है। सबसे का प्रयोग होगा विशेषण से पहले होगा, तम का प्रयोग होगा विशेषण के बाद होगा। एक एक को देख लेते हैं। जैसे अगर मैं विशेषण की बात करूं, मैंने लिखा है यहाँ पे छोटा, होशियार, अच्छा, पुराना, नया। ये शब्द क्या है? हमारे विशेषण है। क्या है? जैसे छोटा परिवार, परिवार कैसा? छोटा। परिवार की विशेषता हो गई। होशियार लड़का, लड़का कैसा? होशियार। वर्क अच्छा, काम अच्छा, या लड़का अच्छा, लड़की अच्छी। कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक दो, छोटा परिवार, ये विशेषण की यहाँ पे कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। अगर मैं कहूँ होशियार लड़का, होशियार लड़का, ये होशियार जो मैंने लिखा ये भी कौन सी अवस्था है? अच्छे दिन। मोदी जी कहते हैं ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। कब आएंगे वो तो आपको पता होगा कब आ रहे हैं। तो अच्छे दिन, ये भी क्या है? मूल अवस्था। अगर मैं बात करूं पुराना आशिक, बता दो भाई साहब, ये भी पुराना क्या है? विशेषण की मूल अवस्था। अब उत्तरावस्था में क्या करना है हमें? इसको ध्यान रखना है। कुछ कीवर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके।
यहाँ पे दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, या तो से का प्रयोग मिलेगा या फिर से के अलावा तर का प्रयोग मिलेगा। किस किस का प्रयोग मिलेगा? से का प्रयोग मिलेगा या फिर तर का प्रयोग मिलेगा। से का प्रयोग जो होगा, इस बात को ध्यान रखना है, विशेषण से पूर्व में होगा। विशेषण से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। अगर मैं तर की बात करूं तो इसका प्रयोग विशेषण के बाद होगा। विशेषण के बाद, विशेषण के बाद जो प्रयोग होगा वो किसका प्रयोग होगा? तर का। और विशेषण से पहले जो प्रयोग होगा वो किसका होगा? से का प्रयोग। अगर मैं उत्तमावस्था की बात करूं तो इसमें दो शब्दों को ध्यान रखना है कीवर्ड के तौर पे, जिसमें एक तो सबसे ध्यान रखना है और दूसरा तम ध्यान रखना है। एक तो सबसे ध्यान रखना है और दूसरा तम ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे का प्रयोग है, ये विशेषण से पहले होगा, विशेषण के पूर्व में होगा, विशेषण के पूर्व में लिख लो या फिर पहले लिख लो। तम का प्रयोग विशेषण के बाद होगा। तम का प्रयोग कहाँ होगा? विशेषण के बाद होगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछे कैसे गए हैं, अब तक जो पूछने का तरीका रहा है उन क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे अगर हम बात करें, अगर सीधा सीधा सेंटेंस आए, उसमें कोई विशेषण दिखाई दे जाए तो उसकी अवस्था कौन सी होगी? मूल अवस्था। अगर मैं कहूं राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है। अब देखो यहां अच्छा क्या है? विशेषण। और ये जो विशेषण है इससे पहले किसका प्रयोग हुआ? से का। से का जो प्रयोग होगा वो कब होगा? उत्तरावस्था में। और उत्तरावस्था में एक बात और ध्यान रखनी है, नोट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे जो होती है वो दो में तुलना होती है। कितने लोगों में तुलना होगी? दो में तुलना। दो में तुलना, दो में जो तुलना होगी वो किस में होगी? विशेषण की कौन सी अवस्था में होगी? उत्तरावस्था में। जैसे राम श्याम से अच्छा है, गीता सीता से अच्छी है, मोहन श्याम से अच्छा है। अगर मैं दो की बात करूं तब दो में तुलना के लिए हमें कौन सी अवस्था का प्रयोग करना है? उत्तरावस्था। अगर मैं कह दूं गीता सबसे अच्छी है, राम सबसे अच्छा है, आप सबसे सुंदर हो, कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा? उत्तम अवस्था में। बात क्लियर हो गई? अब यहां पे मैंने से का प्रयोग तो कर दिया, तर का भी देख लो। तर का प्रयोग कैसे होगा? क्यों भाई? जैसे अगर मैं सेंटेंस ना दूं, केवल शब्द लिखूं, शब्द मैंने लिखा, मूल अवस्था में लिख रहा हूं मैं इसको लघु। मूल अवस्था में क्या लिखा? लघु। अगर मैं इसके उत्तरावस्था लिखूं तो या तो हम से का प्रयोग करें, से लघु, या फिर से लघु का प्रयोग मैं ना करूं, फिर किसका प्रयोग करूं? तर का। और तर का अगर मैं इसमें प्रयोग कर दूं तो शब्द क्या बन जाएगा? लघुतर। शब्द क्या बन जाएगा? लघुतर। जैसे और शब्द की बात करूं, मूल अवस्था में लिख रहा हूं निम्न। मूल अवस्था में क्या लिया हमने? निम्न। जो मूल अवस्था में लिया, इसकी अगर पूछे कि उत्तरावस्था बनाइए तो या तो हमें से का प्रयोग करना है या फिर से के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? अगर से का नहीं करना है तो तर का प्रयोग करना है। अगर मैं तर का प्रयोग करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? निम्नतर। क्या लिखेंगे? निम्नतर। अगर निम्नतर लिखा है ये भी उत्तरावस्था है, अगर मैं इसको से निम्न कर दूं, से निम्न, तो ये भी कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था हो गई। अगर मैंने लघुतर लिखा ये भी उत्तरावस्था है, अगर मैं इसको से लघु लिख दूं, से लघु, कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। अगर शब्द मुझे यही दिया जाए, लघु दिया जाए, निम्न दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि इसकी उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, तब हम क्या करेंगे? या तो हमें से का प्रयोग करना है या फिर हमें तम का प्रयोग करना है। अगर मैं इसमें सबसे का प्रयोग करूं तो इसको क्या लिखूंगा? सबसे लघु, सबसे लघु, या तो मुझे ये शब्द लिखना है, उत्तम अवस्था में पहुंच जाएगा। अगर मैं सबसे का प्रयोग ना करूं तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तम का। तब मैं इसको क्या लिखूं? लघुतम। क्या लिखेंगे? लघुतम। या तो तम का प्रयोग करें या फिर से का, सबसे का प्रयोग करें। इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अगर मैं बात करूं निम्न का तो इसको क्या लिखूं मैं? सबसे निम्न,
सबसे निम्न। अगर सबसे निम्न मुझे नहीं लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री ही मुझे चाहिए, उत्तमावस्था ही मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं फिर? निम्नतम। क्या लिखेंगे इसको? निम्नतम। बात क्लियर हो गई? और सब देख लेते हैं। जैसे मैंने मूल अवस्था में लिखा लघु, निम्न, श्रेष्ठ। क्या लिया? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अगर मैं उत्तरावस्था में देखूं तो क्या लिखूंगा? श्रेष्ठतर। क्या लिखेंगे? श्रेष्ठतर। अगर तर नहीं लगाना है तो क्या लिख दें? से श्रेष्ठ। से श्रेष्ठ। अगर इसकी उत्तमावस्था देखनी है तब क्या लिखें इसमें? या तो हम श्रेष्ठतम लिखें, श्रेष्ठतम, या फिर सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ लिख दो या फिर श्रेष्ठतर लिख दो। बात समझ में आई? श्रेष्ठतम दो बार हो गया, सबसे श्रेष्ठ। बात क्लियर हुई? फिर सुन लो, जो शब्द दिया है वो मूल अवस्था होगी, उसमें अगर मैं से का प्रयोग कर दूं विशेषण से पहले तो कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। या फिर इसमें मैं तर का प्रयोग कर दूं। ये लेकिन तर का प्रयोग हम विशेषण के बाद करते हैं और से का प्रयोग विशेषण से पहले करते हैं। अगर हमें उत्तमावस्था चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो विशेषण में या तो तम का प्रयोग होगा या सबसे का प्रयोग होगा। अगर सबसे का प्रयोग किया तो विशेषण से पहले होगा और तम का प्रयोग किया तो विशेषण के बाद होगा। लेकिन ये जो मैंने श्रेष्ठ लिखा, इसके बारे में एक बात नोट कर लो। ये जो श्रेष्ठ है इसको एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ये बुक है, इसने इसको मूल अवस्था माना है। मूल अवस्था माना है किसको? श्रेष्ठ को। ठीक। जबकि अगर मूल अवस्था एनसीईआरटी ने माना है तो उत्तरावस्था श्रेष्ठतर होगी या से श्रेष्ठ होगी, उत्तमावस्था सबसे श्रेष्ठ होगी या फिर श्रेष्ठतम होगी। लेकिन जो अन्य किताबें हैं, अन्य बुक्स हैं, अन्य किताबों में क्या माना है? अन्य किताबों में इस श्रेष्ठ को क्या माना है? श्रेष्ठ। अन्य किताबें जो कहती हैं कि जो श्रेष्ठ शब्द है ये अपने आप में उत्तम अवस्था है। अन्य किताबें क्या लिखती हैं कि जो श्रेष्ठ शब्द है ये अपने आप में कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि अन्य किताबें जो बताती हैं वो श्रेष्ठ क्या है, जो सबसे अच्छा है उसी को श्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसा मानती हैं अन्य बुक्स। जबकि एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो श्रेष्ठ शब्द है वो अपने आप में मूल अवस्था है। अगर हम इसकी उत्तरावस्था बनाएं तो श्रेष्ठतर लगा दें, उत्तमावस्था लगाएं तो हम क्या लगा दें इसमें? श्रेष्ठतम लगा दें। बात क्लियर हो गई? लघुतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, ये सब क्या हो जाएंगे? विशेषण की अवस्थाएं। और लिखना चाहूं तो लिख लो। शब्द मैंने लिखा उच्च, इसकी उत्तमावस्था या उत्तरावस्था बनाओ। एक तो हम उच्चतर लिख दें या से उच्च लिख दें। से उच्च। उत्तमावस्था बनाएं तो सबसे उच्च लिख दें, सबसे उच्च, या फिर क्या लिख दें? उच्चतम। बात क्लियर हो गई? अगर भाई साहब एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए, क्या दिया जाए? आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही मैं नोट कर दे रहा हूं। राम कक्षा में सबसे उच्चतम स्थान पर है। राम कक्षा में सबसे उच्चतम स्थान पर है। अगर भाई साहब इस शब्द में पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि इसमें अशुद्धि कौन सी है, कौन सी अशुद्धि दिखाई दे रही है? हाँ, इसमें अशुद्धि अगर पूछी जाए तो अशुद्धि कौन सी बताओगे? विशेषण संबंधी अशुद्धि।
ठीक है। और विशेषण की जो अवस्था है, विशेषण की अवस्था संबंधी अशुद्धि है। और वो क्या है, इसमें इस वाक्य को अगर हम सही करें तो सही करने के लिए या तो आप सबसे का प्रयोग करेंगे या फिर तम का प्रयोग करेंगे, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। अगर इस वाक्य को हम शुद्ध रूप में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, राम कक्षा में सबसे उच्च स्थान पर है, उच्च स्थान पर है। या फिर दोबारा मैं इसको लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राम कक्षा में उच्चतम स्थान पर है, उच्चतम स्थान पर है। बात क्लियर हो गई। इसमें या तो सबसे का आप प्रयोग करें या फिर तम का प्रयोग करें, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। या तो तम का प्रयोग होगा या सबसे का प्रयोग होगा, दोनों का एक साथ प्रयोग हमें नहीं करना है। बात क्लियर हो गई? अरे बताओ, चलो आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण, जिसको अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं किसके नाम से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़े होंगे, आते होंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, बताओ। अरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भाग होता है वो किस में जाता है, प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता और कर्ता का विस्तारक जो होता है, कर्ता और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो किस में आएगा, उद्देश्य विशेषण में। ठीक है। कर्ता और कर्ता के विस्तारक को छोड़ के बाकी जो भी कुछ आएगा वो किस में जाएगा, विधेय विशेषण में। जैसे राम जाता है, अगर इसमें बात करें उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम, प्रेडिकेट क्या है या विधेय क्या है, जाता है। विधेय और विधेय का विस्तारक। बात समझ में आई। इसमें जो हम देखें हिंदी में जो वाक्य रचना होती है, वाक्य रचना, इसमें इस क्रम में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, कर्ता। क्या आएगा, कर्ता। कर्ता के बाद क्या आता है, कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म। कर्ता के बाद क्या आएगा, कर्म। और कर्म के बाद क्रिया क्या आएगा, यहाँ पे क्रिया। किसमें, हिंदी में। अंग्रेजी में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ क्या, क्रिया की जगह कर्ता कर्म पहुंचेगा और कर्म की जगह क्रिया। अंग्रेजी में देखें तो पहले कर्ता आता है, फिर ईजेएमआर जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं, और उसके बाद क्या आता है, कर्म। हिंदी की जो वाक्य रचना है उस हिंदी में क्या आएगा, कर्ता आएगा, कर्म आएगा और क्रिया आएगी। ये जो कर्ता है ना, इसी कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। क्या कहते हैं, उद्देश्य। ये जो कर्म और क्रिया ये दोनों किस में आएंगे, विधेय में। कर्म और क्रिया किस में आती हैं, विधेय में। अरे बात क्लियर हुई नहीं। अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, प्रेडिकेट। वही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। कर्ता और कर्ता का विस्तारक जो होगा वो किस में गिना जाएगा, उद्देश्य में। कर्म और क्रिया ये दोनों किस में आएंगे, विधेय में। बात क्लियर हो गई। इनकी परिभाषा लिखना चाहूँ तो लिख लो, उद्देश्य की परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है।
वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। ठीक, फिर विधेय क्या होगा? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए सबका सब क्या कहलाएगा? विधेय। विधेय क्या होगा? उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इतनी बातें मैं ये कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? बात मैं किसकी कर रहा था? विशेषण की। और विशेषण से बात करते करते किस पे आ गया? ठीक, तो मुझे जो क्लियर करना है वो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्लियर करना है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना क्या पड़ेगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। अब अगर विधेय की विशेषता बता दे तो विधेय विशेषण, उद्देश्य की विशेषता बता दे तो उद्देश्य विशेषण। बात क्लियर हो गई? देखो, हमें जो बात करनी है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण क्या होगा? ऐसा विशेषण, ऐसा विशेषण जो उद्देश्य की विशेषता बताए। ऐसा विशेषण जो उद्देश्य की विशेषता बताए। उद्देश्य की विशेषता बताए क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण, ऐसा विशेषण, ऐसा विशेषण जो विधेय की विशेषता बताए। ऐसा विशेषण जो विधेय की विशेषता बताए। अब विधेय की विशेषता कैसे बताएगा भाई, और उद्देश्य की विशेषता कैसे बताएगा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, एक सेंटेंस मैंने लिखा, होशियार बालक होशियार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। होशियार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। होशियार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अपना? उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? अरे उद्देश्य क्या है? बालक। सब्जेक्ट, कर्ता क्या है? बालक। ये क्या है अपना? और इसको छोड़कर बाकी जो बचा वो क्या है? प्रेडिकेट, विधेय। इसमें पुस्तक क्या है? कर्म। अरे सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद क्रिया आएगी। पढ़ना क्या है? क्रिया। अब देखो, यहाँ पे इसने बालक की विशेषता बताई और यहाँ पे इसने पुस्तक की विशेषता बताई। पुस्तक कैसी? धार्मिक। ये धार्मिक शब्द किससे बना है? धर्म से। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अरे कराइए ना, धर्म से धार्मिक, भारत से भारतीय, अमेरिका से अमेरिकी, जयपुर से जयपुरी, कश्मीर से कश्मीरी। कौन सी संज्ञाएं थी ये? हाँ, कौन से विशेषण थे? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण किससे बना है? धर्म से। धर्म से क्या बना? धार्मिक बना। अब ये धार्मिक बना है, ये बालक जो पुस्तक पढ़ रहा है वो कैसी पुस्तक पढ़ रहा है? धार्मिक। ये विशेषता किसकी बता रहा है? पुस्तक की। और पुस्तक क्या है यहाँ पे? कर्म। कर्म की विशेषता बताए या फिर क्रिया की विशेषता बताए, क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। तो यहाँ अपना ये क्या हो गया? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अगर मैं बात करूं होशियार बालक, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इसके ये क्या है अपना? कर्ता। क्या है? कर्ता। कर्ता की विशेषता बताई तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण।
विधेय की विशेषता बताई। ये क्या है अपना यहाँ पे कर्म, और कर्म किस में आएगा, अभी बताया था मैंने, कर्म और क्रिया किस में आते हैं, विधेय के अंतर्गत। विधेय में आया, कर्म की विशेषता बताई, क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। बात क्लियर हो गई। कर्ता की विशेषता बताए तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। अगर ये क्रिया की या कर्म की विशेषता बताए क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। इसके अलावा और एक बात सुन लो, हाँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ भी है, उम्मीद है आप इसको बता भी दोगे। ठीक, कौन सा, लड़की चालू है, विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, लड़की की बता रहा है, क्या होगा फिर, उद्देश्य विशेषण। ऑप्शन लिख दूं क्या, उद्देश्य विशेषण, बी में लिख रहा हूं विधेय विशेषण, सी में लिख रहा हूं दोनों, डी में लिख रहा हूं कोई नहीं। हाँ, करवाए हुए क्वेश्चन है, कौन सा होगा, गलती मत करना, कौन सा होगा, विधेय विशेषण, कौन सा होगा, विधेय विशेषण। अब देखो बड़ा ताज्जुब सा लग रहा होगा कि अभी मैंने जो बता दिया वो क्या गलत बता दिया, गलत नहीं बताया, किताबों में आपको यही लिखा मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। फिर अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है, जो कर्ता हमारा होता है, इससे पहले अगर विशेषण आ जाए, इससे पहले अगर विशेषण हो, तब हमें क्या बताना है भाई साहब, उद्देश्य विशेषण। क्या बताना है, उद्देश्य विशेषण। अगर इसके बाद विशेषण हो, अगर इसके बाद विशेषण हो, तब हमें क्या बताना है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ये जो परिभाषाएं थी जैसा बुक में दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे काम चला नहीं, दिक्कत हो गई। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कर्ता से अगर पहले विशेषण आ जाए तो उद्देश्य विशेषण होगा, कर्ता के बाद अगर आ जाए विधेय विशेषण होगा, विशेषता चाहे किसी की भी बताता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हो गई। जबकि परिभाषा आप देखोगे तो परिभाषा में तो यही पढ़ोगे जो मैंने अभी बताया कि कर्ता की विशेषता बताए उद्देश्य विशेषण, विधेय की विशेषता बताए विधेय विशेषण। लेकिन ऐसा बिल्कुल हिंदी के अंतर्गत तो नहीं है, तुम्हारा अंग्रेजी में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर जो मैंने यहाँ पे लिखा कर्ता, इस कर्ता से पहले अगर विशेषण आ जाए तो कौन सा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। और अगर कर्ता के बाद आ जाए तो कौन सा विशेषण होगा, विधेय विशेषण होगा। कर्ता के बाद कौन सा विशेषण हो जाएगा, विधेय, और कर्ता से पहले कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य। बस इस बात को तुम्हें रटना है, दिमाग में लाना है, रखना है। इसके अलावा बाकी जो बातें बताई वो ठीक हैं, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट था कौन सा है, कर्ता से पहले उद्देश्य, कर्ता के बाद विधेय। ठीक, चलो इस बात को आज यहीं ख़त्म करें, कल देखते हैं फिर, ठीक है।